Hello, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. I welcome you all for your wonderful support and your excellent comments on all of my previous videos. और हिंदी में कहूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरे वीडियोस को इतने अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, इतने अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं सभी वीडियोस पे। और मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं बहुत अच्छी जानकारी आप तक लेकर आऊं, और मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं आपको कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बता सकूं, और आपको मैं एक बहुत अच्छा कहानी के तौर पर मैं आपको जानकारी बता सकूं, जिससे आपको सुनने में बिल्कुल बोरियत ना हो। मेरे मुद्दे पॉलिटिकल है, मेरे मुद्दे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है, और बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ पर इस तरह की जानकारियों से जो है अबोध रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरनेशनली नेशनली अच्छी जानकारी दे सकूं और उनको मेंटली साउंड कर सकूं। ये मेरी भरसक कोशिश रहती है। और मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि किस तरह से कांग्रेस जो है जमींदार की तरह बिहेव कर रही है, ऐसा कुछ टीवी चैनल्स का मानना है, ऐसे कुछ जर्नलिस्ट का मानना है, और ऐसा कुछ सरकार के प्रवक्ताओं का मानना है कि कांग्रेस जमींदार की तरह बिहेव कर रही है। और जैसे CWC की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 7 घंटे की वर्चुअल बैठक हुई है, वर्चुअल बैठक का कोई जो है सोल्यूशन नहीं निकला, और सोनिया गांधी जो है अब इंतरिम अध्यक्ष के तौर पे बनी रहेगी अगले 6 महीने तक, और इसके पहले भी 1 साल से इंतरिम अध्यक्ष है ही सोनिया गांधी जी। तो मुझे लगता है अगर जमींदार कांग्रेस में है, गांधी परिवार, तो जमींदार को जमींदार की तरह बिहेव करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप जमींदार है और आपको जमींदार की तरह बिहेव करना है तो अच्छी बात है। अगर आप पान वाले हो, आप पकोड़े वाले हो, तो आप पकोड़े वालों की तरह बिहेव करोगे। तो ये जहाँ तक मेरी सोच है। और अगर किसी जमींदार को जमींदार बने रहने का शौक है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो जो हमारी 7 घंटे की मीटिंग हुई, जो CWC की कांग्रेस की 7 घंटे की मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग हुई, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि काफ़ी बड़े बड़े नेता वहाँ पर थे। अमरिंदर सिंह लवली थे, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, काफ़ी बड़े बड़े नेता, वीरप्पा मोइली, गुलाब नबी आज़ाद, पृथ्वीराज चौहान, मिलिंद देवड़ा, राज बब्बर, आनंद शर्मा, जितेंद्र प्रसाद, मुकुल वासने, राजेंद्र कौर, और भी काफ़ी बड़े बड़े नेता थे, PJ कुरियन, काफ़ी बड़े बड़े नेता जो शामिल हुए थे। और उनका मानना था कि वो मजबूत नेतृत्व की जो है कोशिश कर रहे हैं, और मजबूत नेतृत्व के लिए सोनिया गांधी जी से मीटिंग कर रहे हैं। और वो एक बहुत मजबूत नेतृत्व चाहते हैं चाइना कांग्रेस का, जिससे कि आगे आने वाले इलेक्शंस में उनको सत्ता मिलने में परेशानी ना हो, वो अच्छे पदों पे जाए। सारे नेताओं का यही मानना है और सारे नेताओं की यही कोशिश है। और वो चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी बैक से ड्राइवर ना बने और वो फ्रंट से ड्राइवर बन जाए, और वास्तव में जिस तरह से अथॉरिटेटिव डिसीजन सारे ले रहे हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ले रहे हैं, सारे कांग्रेस के एक अध्यक्ष के रूप में वो इनडायरेक्टली अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो एक्टिव अध्यक्ष के रूप में काम करे, इनएक्टिव अध्यक्ष के रूप में काम ना करे और बखूबी काम को करे। ऐसा कुछ इन 23 सीनियर नेताओं का मानना है, जो काफ़ी पॉपुलर रहे हैं और काफ़ी अपने क्षेत्रों में कांग्रेस का एक नोन फेस है, कांग्रेस की एक ब्रांड है अपने अपने क्षेत्रों में। इसलिए ये 23 नेता जो साहस करके आगे आ पाए हैं। और ऐसा कहते हैं कि ऐसे तो 300 के करीब नेता है, लेकिन क्योंकि ये 23 नेता बहुत दमदार है और अपने अपने फील्ड्स में जो है कांग्रेस के फेस है, कांग्रेस की पहचान है, इसलिए ये नेता जो है सामने आ पाए हैं। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ में इनकी वर्चुअल मीटिंग हुई, और राहुल गांधी खासे नाराज़ हैं कि उनकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी तबीयत नासाज है, और फिर भी इस तरह से लेटर लिखने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन पार्टी तो पार्टी है, विपक्ष तो विपक्ष है, और विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। विपक्ष को इस कोरोना काल में, जब हमारा देश संकट में है, बहुत एक्टिवली पार्ट निभाने की आवश्यकता है। और यही मंत्री लोग अगर चाह रहे हैं, सारे मंत्री अगर यही चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेटर लिखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सारे मंत्री यही चाह रहे हैं कि अगर विपक्ष का रोल अगर इतना इनएक्टिव रहता है, इतना सुस्त नेतृत्व अगर कांग्रेस में रहता है, तो सारे मंत्रियों का जो करियर है वो भी थोड़ा सा 19 हो जाएगा, 21 के बदले थोड़ा सा करियर में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सारे नेताओं का मानना था कि उनको मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। उनको राहुल गांधी के भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट से कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि राहुल गांधी डायरेक्ट तौर पे सामने आए, अध्यक्ष बन के सामने आए और उसके बाद में पार्टी का नेतृत्व करे।
और सोनिया गांधी जी की क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती है तो राहुल गांधी जी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ऐसा सारे नेताओं का मानना था। मैंने आपको लिस्ट भी बताई थी सारे नेताओं की, कौन कौन से नेता हैं। लेकिन अगर ऐसे ही हाल रहते हैं तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष बन सकती है? ऐसा टीवी चैनल्स का मानना है कि ऐसे में जो है कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष नहीं बन सकती। और कांग्रेस क्योंकि हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 135 साल कांग्रेस को हो चुके हैं, और कांग्रेस एक लेगेसी फॉलो करती है, एक लीनियाज है कांग्रेस की, तो गांधी परिवार की खास तौर पे, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए कांग्रेस को। और इतनी पुरानी पार्टी के होने के बावजूद भी कांग्रेस जो है 2014 के बाद से काफ़ी इनएक्टिव रही है। 2019 के इलेक्शंस के बाद से पूरी तरह से कांग्रेस जो है इनएक्टिव हो गई। ये बात अलग है कि कोरोना काल में राहुल गांधी ने कुछ सीधे अटैक किए थे मोदी जी पे, उसमें भी कुछ पत्रकारों ने कहा है कि जब 2019 के इलेक्शंस हुए और जब मोदी की ईमानदारी पे राहुल गांधी ने जो है चौकीदार चोर बता दिया, तो यही कांग्रेस की विफलता का कारण था। अभी भी जो राहुल गांधी डायरेक्टली मोदी सरकार पे डायरेक्टली निशाना साधते हैं, तो ये थोड़ा गड़बड़ लगता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को कुछ विचार विमर्श करके ही इस तरह के काम करना चाहिए, डायरेक्ट अटैक करने के पहले, क्योंकि ऐसा कुछ सीनियर जर्नलिस्ट, मैं नहीं कह रही, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट का मानना है कि अगर राहुल गांधी जी किसी सलाह पे चलेंगे या किसी अच्छी कंपनी को हायर करेंगे, जैसे मोदी जी अपने फोटो ऑप्स में और अपने प्राइम टाइम्स में काफ़ी डिसिप्लिनरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी डिसिप्लिन रवैया उनका दिखाई देता है, चाहे वो किसी भी देश में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, प्राइम टाइम को कभी मिस नहीं करते, फोटो ऑप्स को कभी मिस नहीं करते। कांग्रेस जो है मोदी जी से बहुत सारे गुण सीख सकती थी और सीखना चाहिए, जो कांग्रेस में नहीं सीखा गया है, ऐसा कुछ सीनियर जर्नलिस्ट का मानना है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको। खैर आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना है, जो गैस सिलेंडर मिलते हैं जिसके तहत, वो उज्ज्वला योजना 30 अगस्त से बढ़ा के 30 सितंबर तक कर दी गई है। तो जिन लोगों को फ्री में सिलेंडर चाहिए होंगे उज्ज्वला योजना के तहत, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, वो हेल्पलाइन नंबर 1906 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उज्ज्वला योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं बता दूं आपको, इस योजना की जो कुल लागत है या कुल खर्चा जो है इस योजना का, वो 13,500 करोड़ रुपए है। जो इस योजना में मोदी सरकार ने जो है इतने पैसे निकाले हैं, तो जो वास्तव में काबिल तारीफ है कि मोदी सरकार में इतना पैसा जो है गरीबों पे खर्चा किया जा रहा है, बहुत ही खुशी का विषय है। इसके बाद हम देखेंगे कि जब हमारे यहाँ संडे को, मतलब कल, जब हमारे देश में चाइना जो है हमारे मानसरोवर लेक के पास में, जो कैलाश मानसरोवर हमारा तीर्थ स्थल है, मानसरोवर लेक के पास में जो है हमारे यहाँ चाइना जो है कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ है, और मिसाइल का कंस्ट्रक्शन जो है उसने फैक्ट्री डाल दी है वहाँ पर, और वो मिसाइल का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो मिसाइल ज़मीन से सीधे हवा में फायर करती है। इस तरह की मिसाइल्स के जो है चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है मानसरोवर लेक के पास में। और जब इस तरह के कंस्ट्रक्शन में मिसाइलें बन रही है, संडे को जब इस तरह का कंस्ट्रक्शन साइट जो है सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू देखा गया, हम देखते हैं कि हमारे मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में मोर भगवान के साथ में अटखेलियाँ दिखा रहे हैं। और इसमें बहुत टाइम फोटो ऑप्स और वीडियो शूटिंग और काफ़ी सारा जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरह के प्रोग्राम में जो संडे को वो मोर को खाना खिला रहे हैं, और मोर के साथ में जो है एक नेचर से जुड़ाव उनका नज़र आ रहा है, जो नेचर के साथ में इतना वक्त स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि इतना वक्त नेचर के साथ में स्पेंड हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। और अगर इसी बीच में चाइना अटैक कर दे, इसी बीच में अगर चाइना एक मिसाइल छोड़ दे, तो सोचो हमारे देश का क्या होगा। तो ये बातें हैं दोस्तों, जो बहुत लंबी बातें हैं। और एक और जगह पर जहाँ पर मोदी जी झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं कि कहीं पर कुछ नहीं है, और कहाँ सेना अंदर नहीं घुस आई है। 19 जून को भी उन्होंने बहुत झूठ बोला, और देखते हैं कि हम 20 जून को हमारे यहाँ पे सैनिक शहीद हो जाते हैं। और जब सेना पे इतना ज़्यादा तनाव है, तो मेरे ख्याल से मोदी जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कम से कम झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन खैर कुछ नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ पर जब सेना अंदर ही नहीं घुसी है, तो जो बिपिन रावत जी है, हमारे मेजर जनरल बिपिन रावत जी का मानना है कि हम लोग मतलब पूरी तरह से तैनात है, और हम लोग
किसी भी अटैक का सामना करने के लिए, किसी भी चाइनीज ट्रांसग्रेशन का सामना करने के लिए, किसी भी चाइना की बढ़त का सामना करने के लिए पूरी तरह से हम लोग बिल्कुल बिल्टअप है हमारा वहाँ पे, और हम पूरी तरह से जो है वेल आर्म्ड है और हम पूरी तरह से चौकन्ने हैं, ऐसा विपिन रावत जी का बयान सामने आया है। मैं सोचती हूँ अगर मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि 19 तारीख को उन्होंने 4 मिनट की 4.5 मिनट की उनकी स्पीच थी, उन्होंने इतना झूठ बोला कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है और कोई घुसा नहीं है अंदर, तो क्या मोदी जी ये बताएंगे कि हमारी जब LAC फिंगर 4 तक है तो फिंगर 5 पे चाइना क्या कर रहा है? हमारी LAC तो फिंगर 4 तक है, लेकिन फिंगर 5 पर भी चाइना जो है फिंगर 5 तक भी घुस गया है। तो उसके बारे में मोदी जी सच बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम इस मुश्किल के समय में प्रधानमंत्री जी को कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा है झूठ, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। मोदी जी तो झूठ पे झूठ कह ही रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो गोगरा हॉट स्प्रिंग में भी चाइना ने अपने बिल्कुल इस्टेब्लिश तंबू बिछा दिए हैं और अपने 10,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। उसके बाद में सेम पेंगोंग सो लेक के वहाँ पर हो रहा है, जहाँ पे हमारी सरकार जो है रोड भी बना रही है। आपको मैं बताऊंगी कि हमारे सेना के कुछ रिटायर्ड जनरल जैसे GD बख्शी है, गौरव आर्या जी है, ये जो बहुत इंक्लाइंड है मोदी सरकार की तरफ, और ये लोग लगातार 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 झूठ पे झूठ जो है बोलते जा रहे हैं, मोदी सरकार के फेवर में बोलते जा रहे हैं। और ये वही लोग थे जब ये UPA की सरकार थी, UPA 1 UPA 2, जब UPA की सरकार थी 2004 से लेके 14 तक, तब ये लोग 2004 से लेके 14 तक वहाँ पर सेना में थे और बॉर्डर्स में इनकी ड्यूटीज़ थी। उस समय देख रहे थे कि UPA की सरकार क्या काम कर रही थी। ये खुद प्रत्यक्षदर्शी है, इन्होंने खुद देखा है कि UPA की सरकार वहाँ किस तरह से काम करती थी, किस तरह से वहाँ पे BRO की तरफ से रोड बनाने के काम चल रहे थे। BRO मतलब बॉर्डर पे जो डेवलपमेंट चलता है, तो एक BRO करके जो कंपनी है वो कैसे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रही थी। ये लोग प्रत्यक्षदर्शी होने के बावजूद भी TV पर आके ये लोग झूठ बोलते हैं। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी TV चैनल के अंदर इतने गट्स है कि वो ऑब्जेक्शन उठा सके कि ये लोग झूठ कैसे बोल रहे हैं। गौरव आर्या जी मेजर जनरल है या जनरल है, और GD बख्शी साहब जो है, ये लोग लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि जो मोदी जी जो झूठ बोलते रहते हैं कि UPA सरकार में कुछ काम नहीं हुआ है। 1999 में जब वाजपेयी जी थे, उन्होंने कहा कि मैं कभी भी अपनी प्रीवियस सरकार के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहूँगा संसद में खड़े होके। इलेक्शन में बात करना अलग बात है, लेकिन जब मैं चुन के आ गया हूँ तो मैं अपनी विपक्षी पार्टी के लिए कभी कुछ झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनके लिए झूठ बोलना जनता की तौहीन होगी, जनता की बेइज्जती होगी, क्योंकि जनता ने ही उनको इलेक्ट करके, जनता ने ही उनको चुनाव में जिता कर संसद में बिठाया था, सत्ता में बिठाया था। और अब क्योंकि मैं सत्ता में आया हूँ तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किसी भी विपक्षी पार्टी या पहली पार्टी जो पहले सत्ता में बैठी थी उसकी किसी भी तरह से मैं बुराई करूं, ऐसा मैं नहीं चाहूँगा और ना ही मैं ऐसा करने में विश्वास रखता हूं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कुछ चीज़ें जो हमारे अब की BJP पार्टी को समझना चाहिए। खैर, मुद्दे पे आते हैं कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने 13 बॉर्डर रोड्स बनाने की बात की थी, 13 बॉर्डर रोड्स बनाने की बात की थी, जिसमें पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और LAC के एरियाज आते थे। मतलब 13 उन्होंने नई रोड जो है हमारे देश की सीमा को सेफ करने के लिए उन्होंने 13 नई रोड बनाने का जो है एक पूरा जो है प्लानिंग किया था। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि 2004 तक 2004 तक और 2006 तक जो है काफ़ी ये ताम झाम जो है बहुत ढीला चलता रहा, बहुत ढीला चलता रहा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी कहीं ना कहीं डिफेंसिव मेंटालिटी में थे, और डिफेंसिव मेंटालिटी के चलते वो हमेशा चाइना से पंगा नहीं लेना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं रोड बनाता हूँ, काम में जल्दीबाजी करता हूँ, तो हो सकता है मैं चाइना से पंगे ले रहा हूँ, और चाइना से पंगे लेना उनको किसी भी सूरत हाल में उनको मंजूर नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी डिफेंसिव मेंटालिटी के थे और काफ़ी ज़्यादा चाइना के लिए एक उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर था। तो 2004 तक उनकी सरकार थी शायद, हाँ 2004 तक उनकी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और काम बहुत स्लो चला। और
सिर्फ शायद पेपर्स पर ही काम चलता रहा, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन जब 2004 में यूपीए 1 जब आई, यूपीए 1 सरकार जब आई, तो उन्होंने, जब मनमोहन सिंह जी, उन्होंने अपने एक फॉरेन सेक्रेटरी को, श्याम शरण जी शायद उनका नाम है, तो फॉरेन सेक्रेटरी को उन्होंने पूरा रेकी करने के लिए भेजा कि आप जाके पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और एलएसी के एरियाज में जाइए और रेकी करके आइए कि एक्चुअली में क्या कंडीशन है। तो थोड़ा हम डिफेंसिव से ऑफेंसिव आए यूपीए सरकार में। गौर कीजिएगा, यूपीए सरकार में मोदी जी कहते रहते कि यूपीए सरकार कुछ काम नहीं करती, कुछ काम नहीं करती। तो ये सब काम कब का है ये भी आपको पता चलेगा। तो श्याम शरण जी तो तीनों फील्डों का विजिट करके आए और 13 से बढ़ाकर जो है 73 रोड्स बनाने का जो है मनमोहन सिंह जी ने जो है जिम्मा लिया, और रोड्स स्टार्ट हुई बनना और काफ़ी सारा काम ख़त्म हुआ। लगभग 20 से 22 रोड्स जो है बन चुकी थी तब तक। और फिर अचानक ऐसा होता है कि लेह लद्दाख में बाढ़ आ जाती है। मेरे ख्याल से 2010 में बाढ़ आती है लेह लद्दाख में। उसके बाद में सिक्किम में भूकंप आ जाते हैं। आपको पता है जब भूकंप आते हैं तो सारा एरिया जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, ज़मीन जो है उलट पुलट हो जाती है। तो इस तरह से सिक्किम में जो है भूकंप आ गए 2011 में। फिर देखते हैं 2014 में जम्मू कश्मीर में फिर से बाढ़ आ गई। तो और ये जो एरियाज़ है सारी, ये पहाड़ी एरियाज़ है। आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का भौगोलिक स्ट्रक्चर कैसा है, या सिक्किम का भौगोलिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पर रोड्स बनाना इतना ईजी नहीं है, ओवरनाइट जॉब नहीं है, रातों रात कोई रोड नहीं बना सकता यहाँ पर। फिर भी बीआरओ ने जो है बहुत अच्छे से काम लिया और बहुत अच्छे से इन लोगों ने बहुत तब्दीली के साथ में बहुत तसल्ली से इन्होंने जो है काम शुरू रखा, इतनी बाढ़ भूकंप का सामना करते हुए भी। लेकिन होता है ऐसा कि सिर्फ जो है बातें ही रह जाती है और सिर्फ 20 से 22 रोड ही बनी रह जाती है। और ऐसा बताया गया था कि अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के देखते हुए भी, इन सब भौगोलिक स्थितियों के चलते हुए भी 1800 किलोमीटर की जो रोड जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाने का जिम्मा जो है यूपीए सरकार 2 ने लिया था। लेकिन उसके बाद में आपको पता ही है क्या हुआ। एक हमारे देश में एक शोक की लहर आ गई जैसे ही हमारे मोदी जी इलेक्ट होके आ गए, और हमारे देश में एक शोक की लहर दौड़ पड़ी और सरकार ने सिर्फ अपना खुद का ध्यान रखा, सरकार के जुड़े हुए मंत्रियों का ध्यान रखा और हमारे देश की जो बॉर्डर्स हैं उनका ध्यान नहीं रखा। और फिर आप जानते हैं कि जब बाढ़ आई 2010 में, जब बाढ़ आई लेह लद्दाख में, 2011 में जब सिक्किम में भूकंप आया, 2014 में जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, तो सारा जो है काम जो है ख़राब हो गया और जो रोड्स बनी हुई थी वो भी ख़राब हो गई काफ़ी हद तक। और सारा पैसा जो था वो तब तक ख़त्म हो चुका था, जो यूपीए सरकार की तरफ से जो भी राशि दी गई थी वो राशि खत्म। आगे की राशि जो है एनडीए सरकार ने कभी दी नहीं बीआरओ को। फिर भी बीआरओ ने अपना काम कैसे ना कैसे जारी रखा। लेकिन एक बार जब मोदी जी से डिमांड्स की गई, पैसों की डिमांड्स, तो मोदी जी ने पता नहीं कुछ थोड़ा बहुत पैसा दिया जिसके बारे में वो कभी बात नहीं करते हैं। और आज तक हमारे यहाँ की जो रोड्स 73 रोड्स जो है आज तक बनाने के लिए सरकार कोई जिम्मेदारी जो है लेने को तैयार नहीं है। और बहुत सारे फौजी जो है इसमें भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि अगर ये रोड्स बन जाती तो हमारे देश में जो है काफ़ी सिक्योरिटी एंगल के हिसाब से बहुत अच्छा हो जाता है, चाहे भूटान से हो चाहे चीन से हो। सिक्योरिटी के हिसाब से हमारे देश के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर रोड बन जाता तो काफ़ी फौजी जो है इस बारे में जो है एनडीए सरकार की काफ़ी आलोचना करते हैं, भरसक निंदा करते हैं कि ऐसा मोदी जी ने नहीं करना चाहिए था और रोड अभी तक बना लेनी चाहिए थी। पिछले 6 सालों में रोड का काम ख़त्म कर लेना चाहिए था, क्योंकि 22 रोड्स ऑलरेडी बन चुकी थी। तो ऐसा जो है मानना है हमारे पुराने कुछ genuine फौजियों का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल बख्शी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गौरव आर्या, बट दिस काइंड ऑफ फौजीज हु आर लॉयल टू द नेशन, हु आर नॉट लायर्स। जैसे कि अभी तक रोड्स बन जानी चाहिए थी और जो नहीं बनी है, तो आप बताइए कि क्या कांग्रेस सरकार काम करती थी या नहीं करती थी। और अगर आपको लगता है कांग्रेस सरकार काम नहीं करती थी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और मुझे भी जानना है कि कैसे कांग्रेस सरकार काम नहीं करती थी और अब एनडीए सरकार ऐसा क्या काम कर रही है, मैं भी जानना चाहूँगी।